नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान पार्ट 4 ऊष्मा। आज हम इस वीडियो में पार्ट 4 ऊष्मा से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। आप इसके साथ में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका पार्ट 4 ऊष्मा पढ़ लें, ताकि यहाँ पर आपको जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं वे अच्छे से आपको समझ में आ जाएं। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला, सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? इसका उत्तर हो जाएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। देखिए, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं: चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है ना। तो चालन में क्या होता है कि एक जो अणु होता है वो ऊष्मा लेकर के दूसरे अणु को प्रदान करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार से यह प्रक्रम अंतिम सिरे तक जब तक ऊष्मा पहुंचती है तब तक चलता रहता है ना। संवहन विधि में क्या होता है कि एक अणु ने ऊष्मा ग्रहण की और वह सबसे पीछे जा करके स्थापित हो जाता है, फिर अगला अणु आता है, ऊष्मा ग्रहण करता है और फिर उसके पीछे स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से यह साइकिल क्रम चक्र चलता रहता है ना। जैसे पानी में आप देखा होगा, जब पानी गर्म होता है ना, तो नीचे का जो बूंद होता है वो गर्म होकर के बुलबुले रूप में ऊपर आ जाता है। फिर नीचे का पानी, दूसरा जो अणु होता है ठंडा, वहाँ पहुँच जाता है, फिर ऊष्मा ग्रहण करता है, फिर ऊपर पहुँच जाता है। इस प्रकार से चलता रहता है। तीसरा जो होता है वह है विकिरण। विकिरण में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है यह सूर्य की किरणें हम तक पहुँचती है, तो विकिरण जब प्रक्रम है उसके द्वारा पहुँचती है। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न हम कर लेते हैं, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को छांटिए, है ना। अब यहाँ पर कुछ वस्तु दी गई है, उनमें से ठंडी और गर्म कौन सी है आप जानते हैं, उसको यहाँ पर छांटना है, वर्गीकृत करना है। जैसे ठंडी वस्तुएं, इसके अंतर्गत आइसक्रीम, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, जो हत्ता होता है ना वो ठंडा रहता है। गर्म वस्तुएं उसके अंतर्गत यहाँ पर आ जाएगा चाय के प्याले में रखी चम्मच, है ना। यदि चाय का प्याला है और उसमें स्टील की चम्मच रखी जाती है तो वह चालन विधि के द्वारा, यानी चालन प्रक्रम के द्वारा अंतिम सिरे तक गर्म हो जाती है। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर लिखिए, है ना। अ सेल्सियस स्केल और ब फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है ना, वह शरीर के, मानव शरीर के तापमान को मापने काम आता है। परिसर यानी कहाँ से कहाँ तक वो तापमान को माप सकता है, न्यूनतम और अधिकतम। तो जो अधिकतम तापमान है उसमें से न्यूनतम तापमान हम क्या करें, माइनस कर दें, तो निकल आता है हमारा परिसर। तो देखिए, सेल्सियस स्केल में क्या होता है कि सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। यानी मानव शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस से लगा करके 42 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। ठीक है ना। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 94 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। ये तापमान मापने की अलग अलग क्या होती है, प्रणालियाँ होती है ना। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों का भी अंतर होता है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, किन्हीं 2 ऊष्मा चालक व ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम लिखिए, है ना। ऊष्मा चालक हम थोड़ा समझ लेते हैं साथ साथ में कि ऊष्मा चालक क्या होता है। जिस वस्तु में से ऊष्मा प्रवाहित होकर के, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाती है, यानी जिस वस्तु से ऊष्मा प्रवाहित हो जाती है वह कहलाएगा ऊष्मा चालक। ठीक है ना। और जिस वस्तु में से ऊष्मा दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं हो पाती है वह कहलाएगा ऊष्मा रोधी, या ऊष्मा का कुचालक भी कह सकते हैं, है ना। सुचालक भी कह सकते हैं और कुचालक भी कह सकते हैं। ठीक है ना। या ऊष्मा चालक कह सकते हैं। तो ऊष्मा चालक यानी सुचालक कह सकते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम,
चांदी, सोना आदि जो धातुएं होती है वह उष्मा की सुचालक होती है, यानी उष्मा की चालक होती है। ओके। अब उष्मारोधी यानी जिन वस्तुओं में से या जिन पदार्थों में से उष्मा हो करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच सकती है उसे हम कहते हैं उष्मारोधी। जैसे लकड़ी है ना, लकड़ी का एक सिरा यदि आपने आग में लगा दिया है ना, जिधर गर्म हो रहा है वहाँ रख दिया, दूसरा सिरा आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि लकड़ी क्या है, उष्मारोधी है, यानी लकड़ी वहाँ जल जाएगी लेकिन उसकी उष्मा आपके हाथ तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है ना। इसी प्रकार से रबर उष्मारोधी है, प्लास्टिक भी उष्मारोधी है। ठीक है ना। और उष्माचालक क्या होगा, जैसे मान लो कोई गर्म वस्तु है या जैसे कि कोई अलाव लग रहा है, ताप लग रहा है, वहाँ पर यदि आप लोहे की छड़ पकड़ेंगे ना तो कुछ समय के बाद में उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि लोहा क्या हो गया आपका, उष्मा चालक हो गया। ठीक है ना। और लकड़ी क्या हो गई, उष्मारोधी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5। गर्मियों में सफेद रंग या हल्के रंग के व सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद क्यों लगता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में अधिकांशतः ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। देखिए इसका कारण ये है कि पहले हम देखिए यहाँ कर लेते हैं कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक उष्मा अवशोषित करते हैं, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। और सफ़ेद रंग के वस्त्र क्या होता है कि उष्मा विकिरण को क्या करते हैं, वो परावर्तित कर देते हैं, मतलब वो अवशोषित नहीं करते हैं, है ना। तो गर्मी में क्या होता है, हमें वो ठंडापन महसूस होता है। ठीक है। और यही कारण है कि गर्मी में सफ़ेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है ना। क्लियर। तो देखिए अब गहरा रंग होता है वो क्या होता है, उष्मा को अधिक अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना। उष्मा को अधिक अवशोषित करता है, जिसके कारण क्या होता है कि ठंड में हमें जो है उष्णता का अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रयोगशाला तापमापी व डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं व अंतर लिखिए। है ना। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर और दूसरा क्या होता है, प्रयोगशाला थर्मामीटर, है ना। तापमापी वही कहलाता है थर्मामीटर। इन दोनों में समानता क्या है, दोनों में देखिए समानता ये है कि दोनों का उपयोग ताप मापन के लिए होता है ना। दोनों का उपयोग किसके लिए होता है, ताप मापन के लिए होता है, लेकिन अलग अलग होता है। कैसे, अब उनमें देखते हैं अंतर। पहला अंतर यह है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। जबकि प्रयोगशाला ताप मापी के द्वारा किसी भी वस्तु का ताप मापा जा सकता है ना। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर से हम केवल किसी के मानव शरीर का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला अंतर हो गया। अब दूसरा अंतर क्या है, देखिए दूसरा अंतर यह है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है ना। ये हो गया दूसरा अंतर। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन प्रक्रम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। है ना। अब ऊष्मा चालन, जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है ना। ये 3 प्रक्रम होते हैं जिनके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। अब उसमें पहला क्या है, ऊष्मा चालन है। तो क्या होता है ये देख लीजिएगा कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। ठीक है ना। ठोस धातुओं में ऊष्मा संचरण चालन द्वारा ही होता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि जो धातुएं होती है उसमें ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है ना। इसमें क्या होता है कि जो पहला कण होता है वो ऊष्मा ग्रहण किया और फिर वो ऊष्मा दूसरे कण को देता है, दूसरा कण तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस प्रकार से ऊष्मा क्या है, उस वस्तु के या उस धातु के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। ये कहलाएगा चालन। ओके। चलिए अगला है ऊष्मा संवहन। इसमें क्या आता है देख लेते हैं।
कि जब कोई ऊष्मा लेकर चला जाता है और उसके स्थान पर अगला कण आकर ऊष्मा ग्रहण करता है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को हम संवहन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा पानी गर्म होते हुए ना, देखिए नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया तो हर घर में होती है। एक पतीली में पानी लीजिए और उसको देखिए, जिससे पानी नीचे गर्म होगा ना, नीचे की बूंदे बुलबुले बन करके जो गर्म कण है वह बुलबुला बन के ऊपर आ जाएगा, फिर अगला, इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो द्रव होता है, जितने द्रव होते हैं, इनका जो गर्म होता है, गर्म होने का तरीका क्या होता है? वो ऊष्मा संचरण का संवहन प्रक्रम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, सर्दियों में आप एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे? कारण स्पष्ट कीजिए, है ना। भाई आपका दो ऑप्शन है, एक तो मोटा कंबल है और एक क्या है कि दो पतले कंबल हैं, लेकिन एक के ऊपर एक वो रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक जुड़े हुए हैं। तो दोनों से क्या करेंगे, है ना। तो मैं मेरा डिसीजन बताता हूँ क्या करूँगा, सुन लीजिएगा। कि सर्दियों में हम एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? क्योंकि दो कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान है ना। जो दो कंबल है ना, उनके बीच में क्या होता है? वायु की एक परत होती है, जो ऊष्मा की कुचालक होने से हमें उष्णता का अनुभव होता है ना। अब मान लो ये वायु क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। अब उससे क्या होगा कि अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी, इससे क्या होगा? हमें उष्णता का अनुभव होता है। और यही जो नियम है ऊनी स्वेटर के लिए होता है कि ऊनी स्वेटर भी हम पहनते हैं तो हमें जो ठंड क्यों नहीं लगती है या गर्माहट महसूस क्यों होती है, उस प्रश्न का उत्तर भी यही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हम प्रश्न कर लेते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बनाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां क्या है? देखिए यह चित्र आपकी बुक में दिया गया है, इसे आप जो है यहाँ पर बना लें, है ना। मैंने उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में जो सावधानी है वो हम पढ़ लेते हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, कौन कौन सावधानियाँ रखनी है। पहली सावधानी रखनी है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। कभी भी ध्यान रखें कि बिना धोए इसका उपयोग नहीं करना है। दूसरा क्या है कि ताप मापने से पहले उसे अपने हाथ में पकड़कर, है ना, या ध्यान रखिए, या इधर अब हाथ ये छूट गया शायद, तो अपने हाथ में पकड़कर कुछ झटके देना चाहिए, ताकि क्या होगा कि पारे का तल जो है नीचे आ जाए, है ना। क्योंकि हम किसी का जब शरीर का तापमान मापते हैं ना, तो क्या होता है, पारा वहाँ टिक जाता है, तो उसको ऐसे झटके मार देंगे, है ना। झटके मारने से क्या होगा कि वो पारा नीचे आ जाता है। तीसरा, इसके अलावा और भी सावधानी रखनी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जगह कम है इसलिए 2 मिनट लिखी है, मैं आपको मौखिक समझाता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार समझा करके आपको वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। और आप सिर्फ लिखना चाहते हैं तो वैसा भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं वैसे वीडियो बनाऊँ, है ना। तो क्या होता है, तीसरा ये होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को हमेशा जीभ यानी जबान जो हमारी होती है ना, जीभ के नीचे लगाना चाहिए। उससे क्या होगा, शरीर का सही तापमान होता है, मालूम पड़ जाता है। लेकिन अधिकांश तो क्या करते हैं, बहुत से अपने जो बगल होती है इसमें भी लगाते हैं। खैर, लेकिन जब अगला हम तापमान यूज करें किसी का, मतलब नापेंगे, तो उसको ज़रूर धो लें, है ना। चलिए इसके अलावा भी और भी सावधानी है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 10 कर लेते हैं। जल समीर तथा थल समीर का चित्र बना करके व्याख्या कीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है चित्र, समुद्र समीर मतलब जल समीर, और ये हो गया आपका थल समीर, है ना। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है, बुक में दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे बना लें। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर ये चित्र लगाया हुआ है ना। ये चित्र है 4.11 समुद्र समीर तथा थल समीर का। ये आपका समुद्र समीर जिसको हम जल समीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल समीर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों एक ही चीज़ होती है। और ये आपका हो गया थल समीर। अब होता क्या है वो नीचे हम जो है इसको देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए। पहला समुद्र समीर यानी जिसे हम कहते हैं जल समीर। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। समुद्र की ओर से आने वाली इस वायु को समुद्र यानी जल समीर कहते हैं। क्लियर हो गया ना? दिन में क्या होगा, स्थल यानी जो थल होता है ना, यह जल का विषय क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है और इसके ऊपर की वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है। किसकी? स्थल की। और इसका स्थान लेने के लिए क्या होता है, समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु है ना वो आ जाती है। ठीक है ना? तो समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम क्या कहते हैं, जल समीर। आप यहाँ देख रहे हैं ये चित्र में देखिए, है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये ठंडी वायु यहाँ पर आ जाती है स्थल पर। ठीक है ना? ये गर्म वायु ऊपर उठ जाती है और फिर ये ठंडी वायु यहाँ पर अपना स्थान ले लेती है इसका। ठीक है ना? तो ये कहलाएगा जल समीर। अब आगे हम देखते हैं थल समीर क्या होता है। देखिए, समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है ना? इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह थल समीर कहलाता है। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।